नमस्कार, द न्यूज के एसपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीणा लालवानी। नमस्कार, मैं हूं शुभांगी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना, क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग समेत कई सेलिब्रिटी के बयान पर विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी की है। भारत की ओर से कहा गया है कि कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय होता जा रहा है। अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना, क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसी स्थिति में किसी भी सेलिब्रिटी द्वारा संवेदनशील ट्वीट करना या हैशटैग चलाना जिम्मेदाराना भरा कदम नहीं है। भारत ने अपने बयान में कहा कि देश की संसद ने एक लंबी बहस के बाद सभी के समर्थन से नए कानूनों को पास किया है। कुछ ही किसान इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में आज से 13वां एयर इंडिया शो शुरू हो गया है। ये एयर शो 5 फरवरी तक जारी रहेगा। एयर शो में रफाल नजर आएगा तो इस बार नजर देसी लड़ाकू विमान तेजस पर भी होगी। एरो इंडिया में सारंग हेलीकॉप्टर और सूर्य किरण प्लेन को हवाई करतब करते देखना रोमांचकारी अनुभव होगा। चिनूक अपाचे के साथ साथ रफाल सभी करतब दिखाने के लिए तैयार है। पहली बार सूर्य किरण और सारंग का करतब साथ होगा। इस शो में कई विमान विशेष फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे और इसके अलावा DRDO ने भी अपने 300 उत्पाद व तकनीक दुनिया के सामने पेश करने की तैयारी की है। गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा के बाद पुलिस आरोपियों के खिलाफ एक्शन मोड में है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 26 जनवरी की दिल्ली में हुई हिंसा मामले में 12 लोगों की तस्वीरें जारी की। इन सभी पर लाल किले में हुए उपद्रव के दौरान पुलिस पर हमला करने का आरोप है। इससे पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने 26 जनवरी को हिंसा से जुड़े 1000 वीडियो मिलने की बात कही थी। पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। 26 जनवरी हिंसा के इन 12 चेहरों की तलाश दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच SIT को है। क्राइम ब्रांच की SIT हिंसा की जाँच कर रही है। इन 12 उपद्रवियों के हाथों में लाठी डंडे हैं, जिन्होंने लाल किला समेत कई जगह पर जमकर हिंसा की। पुलिस वालों पर हमला भी किया था। दिल्ली पुलिस ने दंगाइयों की पहचान शुरू कर दी है। मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फॉरेंसिक टीम की मदद से हिंसा करने वाले फोटो को साफ करवाना शुरू कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में पुराने वाहनों के लिए स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा की है। इसका सीधा असर पुराने वाहन के स्वामियों पर पड़ने वाला है। वहीं स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 15 दिनों के भीतर स्क्रैपेज पॉलिसी को पूरे देश में लागू किया जाएगा। ऐसे में जिन लोगों के पास पुराने वाहन हैं, उनके मन में कई सवाल उठ रहे हैं। इसलिए हम आपकी सभी शंकाओं को खत्म करने के लिए स्क्रैपेज पॉलिसी की डिटेल बताने जा रहे हैं, जिससे आपके मन में कोई सवाल बाकी न रह जाए। आइए जानते हैं स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में। इस पॉलिसी को सरकार स्वैच्छिक आधार पर लागू करने जा रही है। इस पॉलिसी के हिसाब से पुराने और अनफिट वाहनों को चरणबद्ध तरीके से फेस आउट किया जाएगा। आपको बता दें कि यदि आपका वाहन 15 से 20 साल पुराना है तो आपको हर 6 महीने पर वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। उत्तर प्रदेश के शहरों व गाँव को स्वच्छ बनाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार सिंगापुर मॉडल को लागू करने जा रही है। सरकार लोगों में साफ सफाई की आदत डालने के लिए अब जुर्माने का प्रावधान करने जा रही है। सरकार जो विधेयक कैबिनेट में लाने की तैयारी कर रही है, उसके मुताबिक गाड़ी चलाते समय अगर थूका या फिर कोई सामान फेंककर गंदगी फैलाई तो बड़े शहरों में 1000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। योगी सरकार जल्द ही उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट नियमावली 2021 को कैबिनेट से पास कराने की तैयारी में है। नगर विकास विभाग ने इस पर लोगों से राय और सुझाव भी मांगे हैं। दरअसल शहरों में साफ सफाई के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद लोग सुधर नहीं रहे हैं। चूँकि गंदगी फैलाने पर जुर्माने के लिए अभी तक स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लिहाजा सरकार इस विधेयक के माध्यम से गंदगी फैलाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। प्रस्तावित नियमावली में यह स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि किसी भी शहर में क्या करने पर कितना जुर्माना वसूल किया जाएगा। किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सिंधु बॉर्डर पर सुरक्षा और कड़ी कर दी है। पुलिस ने किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए बॉर्डर पर 10 लेवल के बैरिकेडिंग की है। प्रदर्शन स्थल को कटीले तारों से घेर दिया गया है। साथ ही सड़कों पर बड़े बड़े डिवाइडर रखकर भी रास्तों को बंद कर दिया गया है। किसानों के प्रदर्शन स्थल तक कोई पहुंच नहीं सके, इसके लिए मीडिया को भी दूर रखने की योजना बनाई गई है। दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मीडिया पर भी मंच से 1 किलोमीटर दूर रहने की पाबंदी लगा दी है। दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा सिंधु बॉर्डर के आसपास की सड़कें भी बंद कर दी गई हैं, जिससे किसानों के अलावा यहां रहने वाले आम लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। हाईवे को जोड़ने वाली सड़कों के बंद होने से पूरे इलाके में आवाजाही पर असर पड़ा है। सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय लोगों को भी मुख्य सड़क पर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। रात से ही इन सड़कों पर लोगों की आवाजाही बंद है। दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर पूर्व CM कमलनाथ ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की तुलना अंग्रेज सरकार से करते हुए 102 साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ हुए महात्मा गांधी के आंदोलन की याद दिलाई है।
कमलनाथ ने कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए कहा कि जो किसान दुनिया की सबसे बड़ी अंग्रेजी साम्राज्य को गिरा सकते हैं, वह आज की तानाशाही को तिनके की तरह उड़ा देंगे। माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र अब चौरी चौरा जन आक्रोश के शहीदों की वीर गाथाएं किताबों में पढ़ सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग चौरी चौरा की घटना को यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल करने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने चौरी चौरा जन आक्रोश को शताब्दी समारोह के रूप में मनाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में पहले चरण में गोरखपुर मंडल के 400 से अधिक राजकीय व एडेड माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को चौरी चौरा स्थल का भ्रमण कराया जाएगा। इससे छात्र वहां के शहीदों की गाथाओं से रूबरू हो सकेंगे। गोरखपुर के चौरी चौरा में 4 फरवरी 1922 में आजादी के वीर जवानों ने अंग्रेजी हुकूमत से भिड़ंत के बाद पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। इसमें 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। इस घटना को चौरी चौरा जन आक्रोश के रूप में जाना जाता है। शहीदों के इसी शौर्य की कहानी को अब पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। इससे प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले लाखों छात्र चौरी चौरा जन क्रांति में शहीद अपने वीरों के इतिहास से रूबरू हो सकेंगे। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। जिले के गांव समस्तपुर में बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए दोनों पार्टियों के नेताओं का गाँव में प्रवेश पर बैन लगा दिया है। लोगों ने गांव के एंट्री गेट पर दोनों पार्टियों के नेताओं का गांव में प्रवेश पर निषेध बोर्ड भी लगा दिया है। बता दें कि पिछले दिनों फोगाट खाप 19 के किसान आंदोलन के समर्थन में लोगों ने भाजपा और जेजेपी के नेताओं पर गांवों में प्रवेश पर बैन लगाने का निर्णय लिया था। इसी कड़ी में मंगलवार को ग्रामीणों ने पंचायत कर गाँव के बाहर एंट्री गेट पर बोर्ड लगा दिया, जिस पर बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के गांव में आने पर बैन लगाने का विरोध करने की चेतावनी दी गई है। पटना पुलिस ने बिहार के बहुचर्चित इंडिगो मैनेजर रूपेशी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। घटना के करीब 22 दिन बाद पटना के एसएसपी ने इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करते हुए बताया कि रूपेशी की हत्या रोड रेज के कारण हुई थी। एसएसपी उपेंद्र शर्मा के मुताबिक पटना के रहने वाले 4 अपराधियों ने ही मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने लंबे अनुसंधान के बाद घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को पटना से ही गिरफ्तार किया है। पुलिस को उसके पास से घटना में प्रयुक्त हथियार, गोली, बाइक के अलावा अन्य सामान भी मिले हैं। रूपेश हत्याकांड में पकड़े गए आरोपी का नाम ऋतुराज है, जो मूल रूप से धनरुआ का रहने वाला है और उसका ननिहाल जहानाबाद का घोसी है। पुलिस के मुताबिक रोड रेज की घटना में ही 4 लोगों की संख्या में रहे बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी लगातार लोकेशन बदल रहे थे, जिसमें से एक रांची से आने के बाद पुलिस द्वारा पकड़ा गया। घटना को अंजाम देने के बाद ऋतुराज रांची भाग गया था। पुलिस ने काफी सतर्कता से इस मामले की अनुसंधान की, जिसके बाद हाई प्रोफाइल दिख रहा है यह मामला रोड रेज में तब्दील हो गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या की घटना ने सनसनी फैला दी है। यहाँ आदिवासी परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी गई। मृतकों में पिता, पुत्री और 4 साल की नातिन शामिल है। तीनों के शव मंगलवार को गांव से लगे जंगल में बरामद हुए हैं। यह 4 दिन से गायब थे। मौके से किशोरी की सांसें चल रही थी, जिसके अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में शक के आधार पर 5 लोगों को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार लेमरू थाना क्षेत्र के देवपरी गांव के रहने वाले धर्मू, उसकी बेटी तीमजती और 4 वर्षीय नातिन सतमती शुक्रवार से लापता थे। परिवार के लोग इसकी तलाश में थे। मंगलवार को गढ़ उपरोड़ा के जंगल में शव पड़े होने की जानकारी मिली। इस पर पुलिस फौरन सक्रिय हो गई है। जंगल में सर्चिंग के दौरान धर्मू और सतमती का शव बरामद हो गया। वहीं पर तीजमती बेहद गंभीर हालत में थी, जिसकी सांसें चल रही थी। वह 4 दिन से लापता थी। इसके फौरन बाद पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर कांग्रेस सरकार और विपक्ष में बैठी भाजपा में वाक युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी में रिकॉर्ड बनाने की बात कही थी। इसके बाद उन पर भाजपा की ओर से हमले हो रहे हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जितना बारिश में नहीं भीगा, उससे ज्यादा धान तो किसान के आंसुओं में भीग गया। किसानों को इस सलूक के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। रायपुर स्थित अपने आवास के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में किसान धान खरीदी के वक्त परेशान होते रहे, उनको सरकार से कोई मदद नहीं मिली, किसान को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। कोई भी कांग्रेसी नेता बर्बाद न हो, किसान का हाल जानने नहीं पहुंचा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में वर्ष 2019 में 4.5 साल की भांजी के साथ दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने शनिवार को बताया कि अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश ममता भोजवानी ने शुक्रवार को दिए फैसले में 28 वर्षीय दोषी पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी ने सुपेला पुलिस थाने के अंतर्गत मॉडल टाउन इलाके में स्थित अपने घर में बहन की बेटी का 19 अगस्त 2019 को उस समय यौन उत्पीड़न किया, जब अपनी मां के साथ उसके घर पर आई थी।
वर्मा ने बताया कि आरोपी को उसकी बहन ने ही पकड़ा और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई। उन्होंने बताया कि आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 AB 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म पर सजा और धारा 376 2F पीड़िता का रिश्तेदार, अभिभावक या शिक्षक या उसके भरोसेमंद होकर अपराध को अंजाम देने के तहत दोषी ठहराया गया है। देश में एक और जहां शासकीय संस्थाओं का निजीकरण करने का आरोप केंद्र की बीजेपी सरकार पर लग रहा है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सरकार निजी संस्थान को सरकारी बनाने की कवायद कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के भिलाई स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मेडिकल कॉलेज को शासकीय मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इसके लिए कैबिनेट में जल्द ही प्रस्ताव लाया जाएगा तथा अन्य प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने बीते मंगलवार को दुर्ग जिले के कजांदुर में स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उक्त आशय की घोषणा की। बता दें कि चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के संचालन में दिक्कत होने के चलते प्रबंधन ने सरकार से प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन की बेहतरी को देखते हुए सरकार से इस कॉलेज का अधिग्रहण करने का आग्रह किया। सीएम भूपेश बघेल ने इस मौके पर कहा कि दुर्ग जिले में मेडिकल शिक्षा को मजबूत करने के लिए चंदूलाल चंद्राकर का सपना था कि यहां मेडिकल कॉलेज खुले। इस पर डॉक्टर AP चंद्राकर से उनकी लंबी चर्चा हुई थी और इसके पश्चात क्षेत्र का पहला मेडिकल कॉलेज खुला था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा कक्षा 6वीं और 9वीं के लिए 7 फरवरी 2021 दिन रविवार को प्रातः 8 बजे से परीक्षा केंद्र क्रमांक 14931 शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर गोल बाजार एवं परीक्षा केंद्र 14768 परीक्षा केंद्र शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर में आयोजित होगी। परीक्षा केंद्र शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कुल 184 परीक्षार्थी एवं परीक्षा केंद्र शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर में कुल 250 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। परीक्षार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ प्रवेश पत्र, पहचान पत्र, काला अथवा नीला बॉल पॉइंट पेन तथा पारदर्शी बोतल में पानी लाए। परीक्षार्थी कोविड-19 नियमानुसार अनिवार्य रूप से मास्क, हैंड ग्लव्स लगाकर तथा सैनिटाइजर के साथ आए। राजधानी रायपुर की सड़क पर एक बार फिर चाकूबाजी से रक्त रंजित हो गई। गंज थाना इलाके में भाजपा नेता संजीव जंगेल को चाकू मारकर घायल कर दिया गया है। होटल के सामने ठेला लगाने के विवाद के बाद आरोपी बाबू जंगेल ने भाजपा नेता संदीप जंगेल को चाकू मारकर घायल कर दिया है। घायल भाजपा नेता का अस्पताल में इलाज जारी है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया है। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने बीजेपी और एक्ट्रेस कंगना रनौत पर ट्वीट कर निशाना साधा है। अपने ट्वीट में ढेबर ने लिखा था कि सरकार ने भारत के किसानों के विरुद्ध जंग का ऐलान कर दिया है। इस पर कंगना रनौत ने ट्वीट कर पलटवार किया। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा कि ये कोई इटालियन सरकार नहीं है, ये राम राज्य है। श्री राम के समुद्र देवता से भी महीनों तपस्या करके रास्ता मांगा था, जब नहीं मिला तो फिर क्या हुआ। कोरोना के कारण बंद पड़े स्विमिंग पूल को पहले की तरह शुरू किए जाने को लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार 50% क्षमता के साथ स्विमिंग पूल शुरू किए जा सकेंगे। संचालक और तैराकों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। कलेक्टर ने स्विमिंग पूल आने वाले लोगों के लिए जरूरी नियमों का पालन करने की हिदायत दी है। आदेश के मुताबिक स्विमिंग करने आने वालों को जरूरी सामान साथ लाना होगा। स्विमिंग पूल में छोटे बच्चों, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध होगा। संचालक को थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। पत्थलगांव क्षेत्र में स्कूली छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना को अंजाम देने वाले पतेरापाली के 9 युवकों में से 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बाकी अन्य आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक घटना 2 फरवरी की शाम लगभग 7 बजे की बताई जा रही है। पत्थलगांव थाना इलाके में एक छात्रा अपने दोस्त के साथ स्कूल से छुट्टी के बाद बाइक से घर लौटते समय टिफिन खाने के लिए पत्थलगांव पतरापाली छिनबहरी जंगल पहुंच गए। इस दौरान पतरापाली क्षेत्र के 9 युवक पहुंचे और नाबालिग के साथी के साथ मारपीट करते हुए उसे किशोरी से दुष्कर्म करने की बात कहने लगे। लड़के के मना करने पर आरोपियों ने लड़की को बुरी तरह मारपीट कर बेहोश कर दिया और उसके बाद दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते हुए फरार हो गए। इस मामले में एसपी बालाजी राव ने बताया कि नाबालिग पीड़िता ने 9 लड़कों के खिलाफ नामदर्ज रिपोर्ट दर्ज कराई है। बयान के आधार पर तत्काल 2 युवकों को गिरफ्तार भी किया गया। अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इसके लिए अलग अलग टीम बनाकर आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। सरकारी अस्पताल में आवारा कुत्तों के घूमने का एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज का बताया जा रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
जीएमसी नागपुर के अधीक्षक ने कहा कि जो कथित वीडियो में सामने आया है, हम उसके तथ्यों की जांच कर रहे हैं। इस घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि ये आवारा कुत्ते अस्पताल के किसी भी वार्ड में घुस जाते हैं और वहां मरीजों के थैलों में खाने का सामान ढूंढते दिखाई देते हैं। प्रदेश में आगामी 2023 के चुनाव को देखते हुए युवा कांग्रेस के द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम करेंगे। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद कोकोपाड़ी ने प्रेस क्लब में पत्रकारों को बताया कि छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के 3 दिवसीय युवा क्रांति बुनियादी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 6, 7 और 8 फरवरी को वीआईपी रोड स्थित शगुन फॉर्म में किया जाएगा। इस शिविर का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया गया है। साथ ही प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से भी अनुरोध किया गया है। शिविर में युवा कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षित किया जाएगा। शिविर में मीडिया, सोशल मीडिया और संगठन की विचारधारा इतिहास के बारे में चर्चा होगी। पार्टी के वरिष्ठ लोगों के द्वारा प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों को रिचार्ज किया जाएगा। सरकार के मंत्री सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे, संगठन के लोग संगठन के बारे में बताएंगे। विकासखंड के ग्राम पंचायत बिटकुली में किसान सम्मान समारोह में अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर का कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने स्वागत किया। इसके साथ ही किसानों का शॉल कंबल भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व कोटा जनपद पंचायत अध्यक्ष संदीप शुक्ला ने कहा कि बेल गहना क्षेत्र के आसपास किसानों को अपने धान बेचने के बाद पैसे के लिए 30 से 40 किलोमीटर दूर कोटा जिला सहकारी बैंक जाना पड़ता है, जिसके लिए किसानों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसे लेकर संदीप शुक्ला ने अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर से बेलगहना में जिला सहकारी बैंक खोलने की मांग रखी। किसानों की मांग पर अपेक्स बैंक अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर ने किसानों के बीच अगले सत्र में जल्द ही बेलगहना में जिला सहकारी बैंक खोलने की घोषणा की। बैंक खोलने की घोषणा को सुनते ही किसानों के चेहरे खिल उठे। बिग बॉस 14 में लगातार एंटरटेनमेंट का जरिया बनी हुई राखी सावंत कभी भूत बनकर तो कभी अभिनव की दीवानी बनकर लोगों का खूब मनोरंजन कर रही है राखी। लेकिन इस बार मामला थोड़ा गंभीर है, क्योंकि इस बार उन्होंने कुछ पर्सनल जानकारी दी है, जिसे जानकर आप थोड़ा बहुत हैरान हो सकते हैं। लेकिन राखी जरा उदास नजर नहीं आ रही है। राखी सावंत का कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ है। उनके पति रितेश पहले से शादीशुदा है। यह बात उन्होंने बिग बॉस के घर पर ही कही। वह देवोलीना से कुछ बात कर रही थी और इसी दौरान राखी ने उन्हें अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताया। बॉलीवुड की देसी गर्ल और पूरी दुनिया के लिए हॉलीवुड स्टार प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपने स्टनिंग लुक से लोगों को हैरान कर रही है। अब एक बार फिर प्रियंका चोपड़ा ने एक मैगजीन कवर के लिए फोटोशूट कराया है, जो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही जल्द ही एक नए म्यूजिक वीडियो ट्रैक यानी नए म्यूजिक वीडियो में नजर आने वाली है। उनके अगले गाने छोड़ देंगे का टीजर भी अब सामने आ गया है। बीते दिन ही एक्ट्रेस ने आगामी सिंगल छोड़ देंगे का पहला लुक शेयर किया था। नोरा फतेही का ये गाना दिल टूटने और बदला लेने की कहानी को दिखाएगा। सामने आए गाने ने टीजर काफी शानदार है। गाने का थीम रेड है। सिद्धार्थ मल्होत्रा का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वह एक जरूरतमंद की मदद करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो देखकर फैंस सिद्धार्थ की तारीफ कर रहे हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा डायरेक्टर विष्णुवर्धन के ऑफिस से निकल रहे थे। उनकी तस्वीरें क्लिक करने के लिए कुछ फोटोग्राफर्स वहां इंतजार कर रहे थे। सिद्धार्थ पोज देकर गाड़ी में बैठते हैं, तभी एक जरूरतमंद उनकी खिड़की पर पैसे मांगने आ जाता है। इस पर सिद्धार्थ 500 का नोट निकालकर उसे दे देते हैं। यह मोमेंट कैमरे में कैद हो गया और खूब वायरल हो रहा है। लोग सिद्धार्थ की तारीफ भी कर रहे हैं। रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा की आज वेडिंग एनिवर्सरी है। बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत कपल में से एक रितेश और जेनेलिया ने अपनी शादी के 9 साल खुशी खुशी पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर जेनेलिया ने एक लाजवाब वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह रितेश पर प्यार लुटाती दिख रही है। बॉलीवुड की हसीन एक्ट्रेसेस में से एक जेनेलिया ने इंस्टाग्राम पर यह वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह रितेश देशमुख के साथ नजर आ रही है। इस वीडियो को देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि जेनेलिया रितेश के लिए कितनी क्रेजी और उनके प्यार में किस कदर पागल है। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने रितेश देशमुख को एनिवर्सरी विश किया है। 3 दशकों तक सिनेमा जगत में छाई रहने वाली लोकप्रिय अभिनेत्री वहीदा रहमान 3 फरवरी यानी आज 83 साल की हो गई है। जन्मदिन पर चाहने वाले तमाम लोगों ने उन्हें बधाइयां और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं उनसे जुड़ा एक किस्सा एक बार फिर खूब याद किया जा रहा है, जब उन्होंने बिग बी यानी अमिताभ बच्चन को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के बीच चटगांव में खेले जा रहे 2 मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश के स्टार बल्लेबाज तमीम इकबाल ने खास वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहली पारी में 9 रन की पारी खेलते ही तमीम दुनिया के ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिसने अपने देश के लिए तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हों। तमीम इकबाल अपने देश के लिए तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। भारत के दिविज शरण ने स्लोवाकिया के अपने जोड़ीदार और इगोर जेलेनाया के साथ मिलकर मरे रिवर ने ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अगले दौर में जगह बनाई। दिविज और इगोर ने अर्जेंटीना के
गुइलेर्मो डुरान और स्पेन के अल्बर्ट रामोस विनोलास की जोड़ी को मंगलवार को यहां 4-6, 6-3, 10-8 से हराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन की तैयारी के लिए हो रहे इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे अन्य भारतीयों रोहन बोपन्ना और अंकिता रैना को हालांकि शिकस्त का सामना करना पड़ा। दिविज और इगोर अगले दौर में गुरुवार को फेब्रिस मार्टिन और जेरेमी चार्डी की फ्रांस की जोड़ी से भिड़ेंगे। भारतीय टीम के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली सीरीज से पहले टीम इंडिया की दीवार कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा को आगामी सीरीज का ट्रम्प कार्ड बताया है। चोपड़ा ने कहा है कि पुजारा का रोल इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली से भी ज्यादा अहम है। भारतीय क्रिकेटर मुरली विजय विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को बधाई देने के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। दिनेश कार्तिक ने तमिलनाडु को इस सीजन में सैयद मुश्ताक अली की T20 ट्रॉफी का खिताब जिताया था। मुरली विजय ने इसके बाद दिनेश कार्तिक को ट्वीट कर बधाई दी। मुरली विजय ने अपने ट्वीट में दिनेश कार्तिक को टैग किया था। विजय ने अपने ट्वीट में लिखा, शाबाश लड़कों, टीम ने शानदार कोशिश की। तमिलनाडु क्रिकेट और दिनेश कार्तिक को बधाई देकर मुरली विजय बुरे फंस गए और ट्विटर पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। मुरली विजय के ट्वीट पर दिनेश कार्तिक ने भी रिएक्ट किया। हालांकि कार्तिक ने कोई कमेंट तो नहीं किया, लेकिन उनके ट्वीट को रीट्वीट जरूर किया। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने जीएसटी की क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए आज राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए की 24 साप्ताहिक किस्त जारी कर दी है। इनमें से 5,516 करोड़ रुपए की राशि 23 राज्यों को जारी की है और 443 करोड़ की राशि 3 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और पुदुचेरी को जारी किए गए। बाकी बचे 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में जीएसटी लागू होने के बाद राजस्व में अंतर नहीं आया है। अब तक कुल अनुमानित जीएसटी मुआवजे की 76% कमी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विधानसभा के लिए जारी की गई है। इसमें से 76,616 करोड़ रुपए राज्यों को जारी किए गए हैं और 7,383 करोड़ रुपए की राशि तीनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी की गई है। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार ने नए रिकॉर्ड स्तर को छू लिया। दिन में कारोबार के दौरान 1:32 पर सेंसेक्स आज एक बार फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। सेंसेक्स इस दौरान 683.72 अंक बढ़कर 50,506.44 के स्तर पर चला गया। सुबह शुरुआत में सेंसेक्स 450 अंक बढ़कर 50,221 पर और निफ्टी 104 अंक बढ़कर 14,752 पर कारोबार कर रहे थे। निफ्टी भी आज 14,754.90 अंक के रिकॉर्ड स्तर को छूने में कामयाब रहा। हालांकि सुबह 9:19 पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 127.12 अंक टूटकर 49,670.60 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 30.35 अंक गिरकर 14,617.50 के स्तर पर कारोबार कर रहे थे। मेट्रो जैसी सुविधाओं का मजा अब छोटे शहरों के लोग भी उठा पाएंगे। 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर दिया है। सरकार चाहती है कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में मेट्रो नियो और मेट्रो लाइट की शुरुआत की जाए ताकि छोटे शहरों का भी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। इसका सीधा फायदा इन शहरों में रहने वाले लोगों को होगा। सरकार देश भर में मेट्रो नेटवर्क का जाल बिछाना चाहती है। सरकार की योजना है कि आने वाले 3-4 साल में 50 से ज्यादा शहरों में मेट्रो सर्विस शुरू की जाएगी। इतने बड़े पैमाने पर मेट्रो का जाल बिछाना एक चुनौती है, जिसे सरकार मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो के जरिए पूरा करेगी। जब से सरकार ने व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी यानी गाड़ियों के लिए कबाड़ नीति का ऐलान किया है, लोगों के मन में 100 तरह के सवाल घूम रहे हैं। जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं, क्योंकि अगले साल से जब ये पॉलिसी लागू हो जाएगी तो 15 साल से पुरानी कमर्शियल गाड़ियों का रखरखाव थोड़ा महंगा हो जाएगा। लेकिन पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप में देने पर सरकार इंसेंटिव भी दे सकती है। दरअसल पुरानी कमर्शियल गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना कई गुना तक महंगा हो जाएगा। पुरानी निजी गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने की लागत 8 गुना बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, पुरानी गाड़ियों पर रोड टैक्स के अलावा ग्रीन टैक्स भी अलग से लिया जाएगा। LIC पॉलिसी धारकों के अच्छे दिन आने वाले हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि कोई बहुत अच्छा प्लान LIC ने लॉन्च किया है। दरअसल सरकार LIC का IPO लाने का जो प्लान बना रही है, उसमें पॉलिसी धारकों का रिजर्वेशन कोटा तय किया जा सकता है। खबरों की माने तो IPO में 10% का कोटा LIC के पॉलिसी धारकों के लिए तय किया जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिन तुहिन कांत पांडे के मुताबिक जिस तरह से खुदरा निवेशकों को सरकारी कंपनी के IPO में 10% का रिजर्वेशन मिलता है, उसी तरह से LID के पॉलिसी होल्डरों को भी IPO में रिजर्वेशन मिलेगा। लगातार 2 दिनों की गिरावट के बाद आज सोने में हल्की खरीदारी देखी जा रही है। कल ग्लोबल मार्केट में भी सोने की कीमतों में कमजोरी थी।
चांदी हालांकि आज 1000 रुपए की तेजी दिखा रही है, लेकिन बीते 2 दिनों में चांदी में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। चांदी 1 फरवरी यानी बजट वाले दिन के रेट से 6000 रुपए प्रति किलो सस्ती है। बजट के दिन चांदी ने 74,000 रुपए किलो का स्तर पार किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर खास ध्यान दिया है। इसके लिए 11,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें देश के कई शहरों में सार्वजनिक बस चलाई जाएगी। जब ये बसें चलना शुरू हो जाएंगी तब इसका फायदा जनता को मिलेगा। कुल 111 शहरों में बस चलाने की योजना है, जिसमें टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए भी बस चलाने का प्रावधान है। भारत सरकार लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट करें। एक और जहां इससे उनके पेमेंट पर सरकार के लिए नजर रखना आसान होगा, वहीं नई करेंसी की भी डिमांड घटेगी। कोरोना के कारण लोगों को ऑनलाइन पेमेंट की तरफ बढ़ना पड़ा। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के लिए नए आंकड़े उत्साहित करने वाले हैं। सरकार के वित्त सेवा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने एक कैंपेन की शुरुआत की थी, जिसका असर भी अब दिख रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने अपने ट्विटर हैंडल से आंकड़े शेयर किए हैं। वित्त विभाग के अनुसार 5.09 करोड़ कस्टमर्स ऑन बोर्ड डिजिटल पेमेंट मोड्स का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि 9.74 लाख न्यू QR कोड, 1.06 लाख न्यू POS और 48.5 हजार लोग भीम आधार के पेमेंट कर रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने फरवरी महीने की गैस की कीमत जारी कर दी है। कंपनियों ने फरवरी महीने में LPG रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए हैं। कंपनियों ने बीते साल दिसंबर महीने में रसोई गैस यानी LPG सिलेंडर की कीमतों में 2 बार बढ़ोतरी कर 100 रुपए दाम बढ़ा दिए थे। जनवरी में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रसोई गैस के दाम नहीं बढ़ाए थे। गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमत दिल्ली में प्रति सिलेंडर 14.2 किलोग्राम 694 रुपए में बिक रहा है। इसी के साथ ही आज के स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज के साथ। नमस्कार।